हेलो स्टूडेंट्स, खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक पेपर सोल्व करेंगे जो भी इस संडे को सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था। हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, विद आंसर की करेंगे कि इसमें क्या क्या आंसर आए। आप अपने जो भी जिस बच्चों ने पेपर दिया है वो अपने आंसर मिला ले, ठीक है, और देख ले कि उनमें से कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। जो भी आपके आंसर मैथ में बन रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट में आंसर बन रहे हैं वो आप अपने कमेंट में बताएं, ठीक है, जिससे आप लोगों के हम नंबर्स भी देख सके और आप अपने स्कोर को भी जान सके। कुछ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन भी बताते जाएंगे साथ साथ, ताकि आपको ये भी लगे कि हमने सॉल्यूशन भी कर सकेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेपर सेट नंबर ई है। तो कोई पेपर सेट ई है तो आपके क्वेश्चन में हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे। आप जरूर देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में कि कहां पर ये क्वेश्चन होगा। जैसे डी में अलग जगह होगा, बी में अलग जगह होगा, ए में अलग जगह होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू राइट सर्कुलर कोन इक्वल कर्व सरफेस एरिया देयर सेलेक्ट हाइट द रेशियो ऑफ 3:5। इसका आंसर बनेगा 5:3। क्यों बनेगा देखो समझो कि इसने बोल रखा है कि कर्व सरफेस एरिया और सलेंट हाइट का रेशियो देखो वो कर्व सरफेस से बराबर है और सलेंट हाइट द रेशियो ऑफ 3:5 दे रखा है। तो आपकी बात करते ये होता है 2 पाई आर एल इक्वल टू पाई आर एल। इसको मान लेते हैं हम L1, इसको मान लेते हैं L2, R1 और R2 मान लेते। पाई से पाई तो कट गया क्योंकि सी से बराबर बता रखा है। R1 नहीं दे रखा और सलेंट हाइट दे रखी है 3 और ये दे रखा आपके पास 5 दे रखा, तो 3R1 इक्वल टू 5R2 हो जाएगा। तो R1 अपॉन में R2 आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन में 3। यही पूछा गया था, रेडियस का रेशियो पूछा गया था। रेडियस का रेशियो पूछा 5 अपॉन में 3, 5:3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया 5:3। जिसका बच्चों का आंसर ठीक है वो अपना क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉइंस 1.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर थिक आर मेल्टेड टू फ्रॉम ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हाइट 16 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। तो कितने कोइन बनाए जा गए थे, मतलब एक बार देखो इसमें रेडियस डायमीटर दे रखा है तो रेडियस का हो जाएगा 7 हो जाएगा और हाइट दे रखी है इसकी 0.4 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि कोइन भी एक, ठीक है। तो इसके अंदर बोझा नंबर ऑफ कोइंस, तो इसके लिए लगा के कोइंस भी एक होता है कि आपका सिलेंड्रिकल होता है n इंटू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो n तो दे नहीं रखा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से n मान लेते हैं हम लोग। कुछ n नहीं दे रखा तो रेडियस दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर का होता है, 0.7 हो जाएगा और ये 0.7 हो जाएगा और h हो गया आपके पास 0.4। बराबर में रखेंगे इसके पास क्या रखेंगे, आपका रेडियस कितनी है यहाँ पर 3.5, तो 3.5 अपॉन में 2 इंटू 3.5 अपॉन में 2 और हाइट हो गया आपके पास 16। आप सोल्व करके आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 250। आंसर कितना आ जाएगा 250। आंसर इसका आ जाएगा 250। आप दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख देना, ठीक है, क्योंकि कोइन भी एक क्या होता है सिलेंड्रिकल होता है। दोनों को इक्वल रखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 250। इसका आंसर है 250, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बोला था कि ये क्वेश्चन दे रखा, तो आप एक समझो कि अगर ये बात करिए 180 डिग्री का होगा तो ये कितना कम पड़ रहा है 65 डिग्री का। ये कितने डिग्री का 65 डिग्री का। और ये टोटल आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर एक होता है 90 डिग्री का होता है पूरा। ये 90 डिग्री का है तो ये आधा कितने का होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से एक ट्रायंगल निकाल लेता छोटा सा COX। अगर ये 65 बन गया था मेरे पास और ये 90 का था पूरा, तो ये 45 का हो गया आपके पास। अगर ये 45 का होगा, टोटल ट्रायंगल होता है 180 डिग्री का होता है। टोटल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। तो सोल्व करते हैं तो 45 प्लस 65 प्लस इसको x मान रखा है तो x इक्वल टू 180, 110 प्लस x 180, तो 180 माइनस 110 वो आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। आंसर इसका आया 70 डिग्री आया। आंसर कितना आया इसका 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 65 था, यहाँ से सोल्व करने के बाद आपको 90 था, इसका 45 हो, इसके बाद सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन का क्या करना था, यहाँ पर आप फैक्टर बन रहे हैं, देखो यहाँ पर बन क्या रहा है फैक्टर बन रहा है। देखो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहां से मैंने -2 कॉमन ले लिया, बच गया x माइनस 1/x बन गया, ठीक है। इसमें से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन रहा है, -2 कॉमन ले x प्लस 1/x बन रहा है। उसके बाद हम सोल्व करते हैं तो यहां से आपके पास ये x प्लस 1/x, ठीक है। x प्लस 1/x कॉमन ले लिया मेरे पास
x प्लस वन बाई एक्स कॉमन लेने के बाद आपके पास अंदर बचेगा x प्लस वन बाई एक्स माइनस टू। तो आपको पूछा इनमें से कौन सा फैक्टर एक होगा, तो वो रहा ये फैक्टर, सी आंसर x प्लस वन बाई एक्स, ये रहा फैक्टर। आपके पास आंसर क्या है, x प्लस वन बाई एक्स। जिसने भी आंसर लगाया उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, x प्लस वन बाई एक्स। नेक्स्ट पूछा गया है कि द रेशियो नंबर स्टडी हिस्ट्री टू स्टूडेंट आर्किटेक्ट। हिस्ट्री पे देखो कितने नंबर है, हिस्ट्री की अगर बात करते तो ये बन रहा है 2, 200। और आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर पे बन रहा है आपके पास कितना बन रहा है, देखो 500। तो 200 रेशियो 500 मतलब आ जाएगा 2 रेशियो 5। आंसर आएगा 2 रेशियो 5। आंसर विल बी 2 रेशियो 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर डग 14 मीटर डीप एयर। ठीक है, इसको सोल्व करने का क्या होगा, देखो पहले तो ये वेल होता है, वेल क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसका बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और जो इसके सामने बना, जो भी स्प्रेड किया गया वो भी इसी प्रकार से स्प्रेड हुआ है, पर वो क्या बन रहा है कि जो बन रहा है वो सर्कुलर रिंग में बन रहा है, इस प्रकार से बनता चला गया। तो उसके लिए बनेगा यहां से आर इसको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, इस प्रकार से बनेगा। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पाई से पाई कट जाएगा, रेडियस आपके पास दे रखी है यहाँ पर, ये 10 है तो 5 हो जाएगी। आपको यहाँ पर सोल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। आंसर कितना आएगा, 5। देखो पाई से पाई कट गया, एच अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर ये दे रखी है 4/2, यहाँ पर मैं इसको एच मान लेता हूँ, इसको h1 मान लेते चलो। तो इससे यहाँ पर रेडियस देखो मैं ये बता देता हूँ पहले क्या होगा, इसको आर प्लस आर और आर माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, आर प्लस आर की बात करते हैं, रेडियस आपके पास 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मान लेंगे 5 प्लस एक्स मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा r प्लस 5। और ये पूछा क्या है, विड्थ, विड्थ ये r माइनस आर, r माइनस आर, ये आपकी क्या हो जाएगी विड्थ। मतलब ये देखो ये कैपिटल R है, ये छोटा r है, और ये हो गया आपके पास कैपिटल R, और ये एक सेकेंड छोटा r मान लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा r। ये पूछिए कि इसकी विड्थ कितनी होगी, ये मान लें, मैं इधर से बता देता हूं आपको। ये पूछिए ये क्या होगी, ये इसकी चौड़ाई ये पूछिए, तो ये r माइनस आर होगी। तो r माइनस आर पूछिए, तो r माइनस आर आपको नहीं दे रखी, r माइनस आर आपको मतलब r जो रेडियस है उसकी पुट करके उसके बाद सोल्व करने के बाद r माइनस आर आपको निकल जाएगा। r की जगह आप पुट कर देना 5 पुट कर देना, वो आपके पास सोल्व हो जाएगा। जैसे r कैपिटल R नहीं दे रखा, उसके सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा आपके पास 5 मीटर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ये सोल्व कर लेना अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि P इक्वल टू 5/7 है, इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा। तो ग्रेटर की बात करें, मैं ऑप्शन में ही जाता हूं, देखो मैं पहले ऑप्शन में जाता हूं कि 5/7 माइनस 1। अब आप देखो ये नेगेटिव आ रहा है, अगर P माइनस 1 करते ही नेगेटिव में आ रहा था तो P माइनस 1 ये भी नेगेटिव में आएगा, P माइनस 1 ये भी नेगेटिव में आएगा। तो आपके पास आंसर एक ही बच रहा है 1 प्लस P अपॉन में P, क्योंकि आपको जब नेगेटिव आ गया तो इससे 5/7 से बड़ा नहीं होगा, और 5/7 से बड़ा नहीं होता। आपके पास एक ही ऑप्शन जो बना, देखो इसमें भी P माइनस माइनस बनता, P माइनस बनता, P माइनस बनता, ये ऑप्शन भी गलत, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाता है। आपके पास आंसर बन रहा है बी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपने कि सिलेंडर का अनदर नेम क्या है। सिलेंडर का अनदर नेम देखो, जब सिलेंडर जब भी बनता है तो हमेशा उसका बेस सर्कल होता है। कभी देखो सिलेंडर की सर्कल बेस होता है, उसकी हाइट बढ़ने के बाद ही वो एक सिलेंडर बन पाता है। एक सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, हमेशा क्या होता है सर्कुलर होता है। इसका आंसर आएगा सर्कुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं होगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म नहीं होगा, पेंटागोनल, इसका आंसर आएगा सर्कुलर प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6z देन z इक्वल टू, देखो इसका जैसे दे रखा है, तो आप क्या करो 2x इक्वल टू k मान लो, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/x। ऐसे ही मान लेंगे 3y इक्वल टू k, 3 की पावर हो जाएगी k की पावर 1/y हो जाएगी, और 6 की पावर z इक्वल टू k, तो 6 की पावर हो जाएगी k की पावर 1/z हो जाएगी। तो 6 को लिखा जा सकता है 2 3 या 6 लिखा जा सकता है, 6 को लिखा जाता है 2 3 या 6 लिखा। 2 की वैल्यू हमने क्या लिखी, k की पावर 1/x और k की पावर 1/y, और 6 को हमने पहले लिखा हुआ था k की पावर 1/z। ठीक है, अब यहां से देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगी, तो पावर जुड़ने के बाद बचेगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। z की वैल्यू आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास एलसीएम लेके आएगा x प्लस y इक्वल टू 1/z। z की वैल्यू पूछिए तो इसको उल्टा कर दो,
जेड की वैल्यू पूछे तो उल्टा कर दो, जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, जेड की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। सॉल्यूशन इसका होगा, क्योंकि कभी भी तीन कांस्टेंट जब इक्वल होते तो हम किसी एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। कांस्टेंट क्या माना इसका हमने, के माना, कांस्टेंट हमने क्या मान लिया इसका, के माना। तो के मानने के बाद अब सोल्व करते चले गए तो एक्स की यहां से निकल गया था 2 की वाले के की पावर 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, 6 को तोड़े 2 3 6, क्योंकि 2 की वैल्यू हमारे पास 1 बाय एक्स थी 1 बाय वाई थी। सोल्व करने के बाद आपके पास एक्स वाई एक्स प्लस वाई आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं आपका कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आएगा कि इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटर, ये आंसर आएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा कि इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटर आर इक्वल, क्वाड्रेटर के डायगोनल इक्वल है तो इट मस्ट बी स्क्वायर, वो स्क्वायर होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो ये आंसर, इसका आंसर आएगा 1 आएगा। अब जैसे बोला गया है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू टर्म्स ए एंड बी एक्स एंड वाई ए प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो आंसर इसका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा आप देखो समझ लो ना, आप ए और बी को 1 1 मान लो या 2 2 मान लो, मान लेते हैं हमने 2 प्लस 2 माना, 2 प्लस 2 ये बराबर हो रहे हैं। तो ऐसे इसको करते हैं, अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ये भी यही बराबर कर पाएंगे, 8 कर पाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 बोल रहा है कि टू कंप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 13:5 देन द एंगल्स रिस्पेक्टिव आर। कंप्लीमेंट्री एंगल की बात करते, कंप्लीमेंट्री एंगल होता ही 90 डिग्री के बराबर है। 13x प्लस 5x इक्वल टू 90 डिग्री, 18x बराबर 90, तो x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5, 13 पंजे 65, 55 25, 65 और 25, ये आंसर, ये रहा सीधा आंसर था। ठीक है, आंसर इसका सीधा आंसर 65 और 25। नेक्स्ट बोला है द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 357, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज। ठीक है, आप अपने नंबर मान लो, कंजुगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो 7 के तो सम मान लेते हैं हम, देखो एक मान लेते हैं x प्लस 1 मान लेते हैं, एक x प्लस 3 मान लेते हैं और x प्लस 7 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, कंजुगेटिव सॉरी 1 2 3 मान लेते हैं। x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 357 करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके पास 3 2 5 6, मतलब यहाँ पे आपके सोल्व होके आएगा आपके। अगर हम सोल्व करते हैं तो इसके बाद x की वैल्यू जो आएगी, हमारे यहाँ सोल्व कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले 7 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 7 था। ठीक है, तो 7 से करने के बाद ये हो जाएगा 51, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, क्या तो 3x प्लस 6 इक्वल टू 51, तो 3x आ जाए 51 में से 6 गया आपके पास आएगा 45, x की वैल्यू आ जाएगी 45 बटे में 3 15, इसकी वैल्यू 15 आ गई। अगर मैं 15 की बात करूँ सबसे छोटी संख्या ये होगी, मतलब कह सकते हो कि 7x प्लस 1, तो 15 प्लस 1 16, 16 सत्ते 112, आंसर आएगा इसका 112, आंसर विल बी 112। ठीक है, आंसर कितना आ गया इसका 112। क्लियर हो गया आंसर, आंसर कितना हो गया इसका 112। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि इनमें से हार्डी रामानुज नंबर कौन सा होगा। तो वो आंसर होगा 1729। हार्डी रामानुज नंबर कौन सा होगा 1729। ये इसलिए है क्योंकि ये दो क्यूब का सम है, 10 और 9 के क्यूब का सम है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1729। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 42 स्टूडेंट है क्लास में, 3/4 लड़के 2/3 लड़कियां हैं। बस में द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द सेम क्लास हु केम टू स्कूल बाय बस इज 30, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। तो इसका आंसर आएगा 24। इसका आंसर कितना आएगा आपका 24। ठीक है, आप इक्वेशन बनाना चाहो कि एक्स बॉयज को x मान लेते हैं और गर्ल्स को बन जाएगा, देखो अगर बॉयज x हो गए, मैं इक्वेशन बना देता हूँ, गर्ल्स हो गया आपके पास 42 माइनस x हो गई। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, एक तो बनेगी कि 3/4 x प्लस 2/3 42 माइनस x इक्वल टू 30। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 24 निकली, तो आंसर आ जाएगा आपका 24। अब सोल्व कर लेना, देखो बॉयज को x मान लिया, गर्ल्स को, क्योंकि अगर x बॉयज है तो बच्चे और रिमेनिंग क्या गर्ल्स होगी। 42 में से x गर्ल्स गई तो कितने पास आपके पास बची, ये बची, आपके सोल्व करने के बाद आ गया
अब इनको कैलकुलेट करने के बाद 30 के इक्वल रख दो, क्योंकि उसके अंदर कम टू स्कूल जो बस में थे 30 थे, उनको सोल्व करने में एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ क्यूबर्ड, इसका आंसर 90 आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर 90 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद इंटीरियर इज 160 डिग्री विल बी। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, जो 162 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, काटना चाहो तो काट लो, तो 18 दाम 80, 18 निम 162। तो यहाँ सॉल्व करके 9n 10n माइनस 20, तो 20 इधर ले आए 10n माइनस 9n, n की वैल्यू हो जाएगी 20, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। आंसर आ गया इसका 20। ठीक है, आंसर विल बी 20 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 11 बुक को 10 रुपए में खरीदा गया। द दिव्या परचेज 11 बुक्स फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड ऑल बुक्स एट 10 फॉर 11 रुपीज, हिट हर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब ये देखो कि 11 बुक्स उसने 10 की खरीदी और 10 बुक्स 11 की बेची। ठीक है, आपको यहां पर क्या दे रखा है, ये क्वांटिटी थी और ये क्या थी, इसकी प्राइस थी। तो इसको इसमें क्या होगा कि आपको क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा। क्वांटिटी इक्वल कैसे करेंगे, इसको पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करें और इसको पूरे को करेंगे 11 से। ठीक है, इसको करेंगे 10 से, इसको करेंगे पूरे को 11 से करें, तो इसका आ जाएगा 11 110 110 और 100 और 121। अब ठीक है कि मैंने 110 बुक्स खरीदी कितने की, 100 रुपए की, और 110 ही बुक सोल्ड आउट करी कितने की, 121 की। मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। मैंने 100 की खरीदी और 121 में सोल्ड आउट कर दी, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया आपको 21 का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया 21 का, किस पर, उसकी खरीद पर, इंटू 100% आ गया 21%। आंसर आ गया 21%। आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन 21%। आंसर विल बी 21%। ठीक है, अब अपना आंसर मिला लेना, इसका आंसर आएगा 21%। क्लियर है बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 4th ऑप्शन, 19 का 4th ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला एक कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल ए डेक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर ए हार्ट और नॉर ए रेड किंग। अब देखो समझो इस बात में कि उसमें से हार्ट नहीं होना चाहिए। हार्ट के पत्ते कितने होते हैं आपके पास, 13 पत्ते होते हैं। हार्ट के हो गए आपके पास 13 पत्ते। उसमें से रेड किंग, देखो अब हार्ट भी क्या होता है, रेड कलर का होता है। हार्ट भी क्या होता है आपके पास, रेड कलर का होता है। इस टाइप का ही होगा ना आपके पास। तो हार्ट रेड कलर का है, तो उसमें से एक किंग तो चला ही गया, तो 13 में से तो एक किंग तो चला गया आपके पास, और एक रेड किंग बचा आपके पास, उसका बच गया आपका क्लब का बच गया। तो आपके पास टोटल कितने चले गए, 14 पत्ते चले गए। टोटल पत्ते चले गए 14। 52 में से अगर मेरे पास 14 पत्ते चले गए तो मेरे पास बचे कितने, आपके पास 38 पत्ते बचे। 38 बटे में 52 कट के आ गए 19 बटे में 26। आंसर आ गया 19 बटे में 26। ठीक है, दोबारा सुन लो, आपके पास 13 हार्ट के पत्ते गए। हार्ट के 13 पत्ते जाने के बाद, और उनमें से एक रेड किंग में से 2 होते हैं, पर रेड हार्ट में से एक रेड चला गया किंग, तो दूसरा किंग और चला गया, क्लब से चला गया, तो 13 14 पत्ते चले गए। 14 पत्ते गए 14 पत्ते गए 38 पत्ते बचे, कितने 52 19 बटे में 26 आंसर आएगा। क्लियर है। द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड 15, 20 and 25 find the cost of sowing seeds in the field at the rate of 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपके पास हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, यहां से सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा बेस कितना आपके पास 15 और हाइट दे रखी 20, 2 से कट गया 10, 150 आ गया। अब वो बोल रहा है कि इसको जो एरिया कितने रुपए दिया 5 से दिया, 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 750 आ जाएगा। आंसर आ गया आपके पास 750। आंसर आ गया 750। ठीक, आंसर विल बी 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर मिलेगा 160। आंसर मिलेगा 160। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा। स्क्वायरिंग करके जो भी 16 उसका 256 आएगा, उसमें से इसको माइनस करके जो भी आंसर आ जाएगा आपके पास 160 सोल्व हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 160। अब स्क्वायरिंग करके चेक करना, आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23, x इज 2 डिजिट नंबर, y इज द नंबर ऑफ 10 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ x विच ऑफ द। ये हमेशा ही नंबर, इसमें से कोई भी कुछ भी ऐसा कथन आए रिवर्स डिजिबल आए
तो आपका हमेशा ये डिविजिबल बाय होता है, हमेशा 9 से होता है, ऑलवेज ये 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 2758। आंसर नंबर है 2758। द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 698 का स्क्वायर एंड 699 का स्क्वायर। तो भाई दोनों का स्क्वायर करके इनका डिफरेंस निकाल लेते, दोनों का स्क्वायर करते। देखो अगर मैं वैसे भी करना चाहता हूँ, दोनों का स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस निकालने के बाद आंसर आएगा आपका 139 से। तो आप कैसे करोगे? 699 का स्क्वायर माइनस 698 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 का, एक लिखा, 8 का स्क्वायर 64, 4 हो गया, 11 में 4 गया 7, 7 एक ही यूनिट डिजिट थी किसी में, ए ऑप्शन में, और किसी भी यूनिट डिजिट नहीं थी। आंसर आ गया इसका ए। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, अब लोगों के आंसर भी बच्चों के सही जा रहे होंगे। तो अब तक जो 25 क्वेश्चन है उसमें देख लेना आपके कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आगे आंसर मिलाओ। ठीक है, और जरूर आप अपने नंबर जरूर बताना कि मैथ में मेरे कितने स्कोर किया है मैंने। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, उस पर कमेंट भी करना और लाइक भी जरूर करना आपको अगर ये क्लासेस पसंद आई और ये आपका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। ठीक है, और आपके अच्छे नंबर हो, इसलिए ये सॉल्यूशन बनाया गया है कि आज आंसर आपको कंफर्म हो जाए कि क्या आंसर है। देखो 2 दिन बाद वीडियो डालने का रीजन ये है कि आपने पूरी तरह से हमने इसको सर्च करा कि भाई कोई भी आंसर गलत नहीं बताया आप लोगों को, कि हम लोग हैंड टू हैंड कर देते कहीं भी एक आंसर गलत हो जाता, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि मेरा गलत हो गया। आपको एक एक नंबर की वैल्यू है, तो आपके जो भी आंसर होंगे इसमें लगभग ठीक होंगे। आपको सारे आंसर आपको सही होंगे, तो आपके जितने एक्यूरेट आंसर होंगे उसको मिला लेना। थैंक यू सो मच। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव द रिजल्ट एज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n। तो ये होता है इसका, क्योंकि n और नेचुरल नंबर का होता ही है n का स्क्वायर। सम ऑफ n और नेचुरल नंबर होता है n का स्क्वायर। अगर स्क्वायर की बात करते हैं इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6। इसका ये होता है n का होता है nn+1 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, सबका फॉर्मूला अलग होता है, पर ये आंसर जो बोला गया था सम ऑफ द फर्स्ट n और नेचुरल नंबर, और नंबर का होता ही फॉर्मूला n का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इसका आंसर आएगा, देखो पहले मैं बता देता हूँ 25.2, जिसका भी आंसर मिला लेना। आंसर ये है, क्यों है? क्योंकि जब एक ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को पार करा, तो ट्रेन की लंबाई मान ली मैंने x, उसने प्लेटफॉर्म को पार करा 84 मीटर में, कितने सेकंड में? 21 सेकंड में। उसी ट्रेन ने एक आदमी को पार करा, मैन को पार करा 9 सेकंड में। यहाँ से सोल्व करने के बाद आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी, मतलब डिस्टेंस निकल के आएगा। वो डिस्टेंस आएगा 63 मीटर, ट्रेन की लंबाई 63 मीटर आ जाएगी। अगर ट्रेन की लंबाई 63 मीटर आ जाती है तो आप इसके अंदर पुट करते हो, स्पीड निकालते हैं, क्योंकि ये स्पीड इक्वल है, स्पीड इक्वल है दोनों की, s1 = s2 है। तो यहाँ से स्पीड आप डिस्टेंस 63/9 है, तो 9 7 63, ये आपके आगे 7 मीटर पर सेकेंड। उसने पूछा है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि ऑप्शन केपीएच के हिसाब से था, केपीएच में करेंगे 7 × 18/5। सोल्व करने के बाद आपके पास 25.2 ही बचेगा, आपके पास 25.2 केपीएच आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 28 की। तो इसका आंसर आएगा a² / 4π। इसका आंसर आ रहा है a² / 4π। ठीक है, क्लियर है आंसर a² / 4π। इसका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही नहीं है, तो इसका आंसर 2 सेकंड है, क्योंकि यहां से देखो कंटिन्यू बढ़ा, फिर सडनली इतना इंस्टेंटली नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे कंटिन्यू थोड़ा बहुत होल्ड करके फिर सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस कारण ये गलत है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मीन दे रखा 1 2 3 4 5 7 एंड 10 इज m। तो पहले हम इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन निकलेगा, मीन निकालने के लिए आपने सबको जोड़ के डिवाइड करके देखो, तो इनका आएगा 4 3 7 1 8 5 13 7 20 10 30। 30 कितनी संख्या है? 3 4 5 6। m की वैल्यू तो 5 आ गया आपके पास। अब यहां से दे रखा है कि यहाँ पर इनका दे रखा p एंड p, मीन दे रखा है m-2। तो पहले मैं इसकी वैल्यू 3 2 5 5 4 9 9 2 11 3 14 3 17 प्लस p, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है ये। और इसका m-2, m की वैल्यू कितनी? 5 5 5 में 2 गया 3 आ जाएगी, m की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, इसका मीन आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब सोल्व करते हैं 17 प्लस p 7 3 21, तो p आएगा 21 में से 17 गया, कितना बचा आपके पास?
21 में 17 गया आपके पास बचा 4। कितना बचा? 4 बचा। 21 में 17 गया कितना बचा आपके पास? 4। अब ये 4 आ गया, पी के वैल्यू 4 निकल, उसने पूछा मीडियन पूछा है, और वो भी मीडियन क्या है? क्यू है। तो मीडियन के लिए आपको क्या करो? अरेंजिंग करो, इनको अरेंजिंग करो नंबर्स में। पहले आ जाएगा 2, बढ़ते क्रम में 2 2 3 3 3 4 एंड 4। तो कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास 3 नंबर इधर चले गए, 3 नंबर इधर चले गए, बीच वाला नंबर क्या बचा आपके? मिडल में क्या बचा? 3। तो आंसर इसका आ जाएगा 3। आंसर विल बी 3। आंसर इसका आएगा 3। ठीक है, ये तो करने का इसका सॉल्यूशन का तरीका था। नेक्स्ट है 31 कि सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/9 इज। तो एडिटिव इनवर्स जो होगा इसका हो जाएगा -2/9 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 9/2। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 77 अपॉन में 18। आंसर आएगा 77 अपॉन में 18। ठीक है, आंसर इसका आया 77। सोल्व कर लेना जो भी होगा, आंसर यही आएगा 77 अपॉन में 18। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ब्लड टाइप ए और बी इज 82। तो आपके पास बोला गया है सीधा सीधा कि इसके अंदर कि ए और बी तो 82 दे रखे, और ए और बी हमारे हिसाब से मिलाते तो 25 से 16 होता है, कितना हो जाता है? 25 16 होता है 41। 41 82 को दिखा रहा, तो 1 दिखाएगा आपके पास 2 को, परसेंटेज 2 × 100 200 को दिखाएगा। तो पूछा गया ए बी और ओ, ए बी और होगा आपके पास 59% हो गया, तो 59 अपॉन में 100 × 200, तो आ जाएगा 118। आंसर आ गया 1118। ठीक है, आंसर विल बी 118। ये आंसर आपको ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33। 33 में बोला गया है इफ द साइड ऑफ ए चेस बोर्ड इज स्मॉलर देन इट्स पेरीमीटर बाय 42 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड का एरिया कितना होगा? तो चेस बोर्ड का एरिया देखो, समझो ये पूरा चेस बोर्ड की बात कर रहा, तो इसका पेरीमीटर देखा तो आपका स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, तो हमने 4a और इसमें से जो भी इसकी साइज था उसका निकाल दिया, माइनस कर दिया, कितना हो गया? 42 के बराबर हो गया। अब 3a = 42, तो a आ जाएगा 42 अपॉन में 3 14। इसका स्क्वायर पूछा था, स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। आंसर आएगा 196। आंसर आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। आंसर कितना रहेगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। When two unbiased dice are rolled together, the probability of getting both same outcomes। जब भी दो बाइस की जो होते हैं उसके टोटल आउटकम्स तो होते हैं 36, टोटल आउटकम्स ही होते हैं 36। उसको 2 बार करा गया, उसमें से क्या सेम नंबर का प्रोबेबिलिटी? तो हो सकता है 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 6 टाइम्स ये पॉसिबिलिटी बनेगी। 6 टाइम्स बनेगी 36 में से, तो आंसर आ जाएगा 6/36। इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 6/36। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की बात करते हैं, इसका आंसर आएगा 0 और 4, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट दे रखा है। देखो y एक्सिस पे विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट, इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है 4 यूनिट, तो इस प्रकार से बन जाएगा। आपके सोल्व करने के बाद आपका 0 4 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 36। तो पूछा गया है कि तो समझो ये, अब अगर आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन 180 का, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। और अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक छोटी सी लाइन खींच देता हूं, ठीक है, आपको पता है कि ये इसका एंगल हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 60 50 हो गया, ये मतलब टोटल हो गया 110, तो ये पूरा ही 360 डिग्री का होगा। ये पूरा एंगल 360 डिग्री होगा, तो 360 में से पहले हम 110 घटा दे, तो कितना बचेगा आपके पास? 250। और ये किसके बराबर दे रहे हैं? x-20 के बराबर। x-20 के 250 + 20 = x, तो x आ गया 270 डिग्री। बस आंसर आ गया 270 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि ये 60 डिग्री हो गया और ये जैसे 50 डिग्री हो जाएगा। आपके पास एंगल की बात करते हैं, तो ये पूरा टोटल 360 दिया, 360 इसमें से 110 घट के 250 बचा। 250 = x-20 था, तो x-20 उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 70 डिग्री आ जाएगी, 270 डिग्री। नेक्स्ट बोला है 2 की पावर x + 2 की पावर x + 2 की पावर x = 192। आप ऑप्शन से रखना शुरू करते जब भी आंसर आ जाता है। देखो ऑप्शन से अगर मैं 2 रखता, 2 का स्क्वायर 4 4 8 4 3 12,
तो नहीं होगा, 2 की पावर 6 करते। देखो 2 की पावर 6 64 प्लस 64 प्लस 64 192 बैठ रहा है आंसर। तो आंसर ऑप्शन से हो रहा था 192 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि राधा इन्वेस्टेड 1600 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 200, सी रिसीव्ड 1764 आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो उसने क्या हुआ कि प्रिंसिपल 1600 था और अमाउंट था 1764। अब ये बोल रहा है कि स्क्वायर है, ये क्या बोल रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर रूट है, ये 40 का और ये किसका है 42 का। तो 40 से 42 कितना इंटरेस्ट मिला मुझे, 2 का इंटरेस्ट मिला, किस पर मिला उसके प्रिंसिपल है इंटू परसेंटेज का 100, 2 से कट गया ये 5, 2 से 2 कट गया तो आंसर आपके पास आएगा 5% पर एनम। आंसर आएगा इसका 5% पर एनम। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका 5% पर एनम। क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी में कॉइन तो उछाले जाते हैं, टॉसिंग होती है, डाइस की रोलिंग भी होती है। ठीक है, 52 कार्ड पे भी खेले तो ये आंसर बिल्कुल सेट दिख रहा है। आंसर कितना आ रहा है 40। इसका देखो इसका आंसर 1 आएगा, क्यों होता है देखो ये, अगर मैं छोटा समझा देता हूँ 1 प्लस इसको लिखेंगे माइनस कब होता है, डिवाइड पे होता था एक्स बी अपॉन में एक्स ए और एक्स सी अपॉन में एक्स ए, सेम सब जगह ऐसे ही बनते जाएगा। तो एक इक्वेशन बन जाएगी नीचे, ये एक्स से ऊपर चला जाएगा और यहाँ से बने एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। ठीक है, ऐसे यहाँ से एक्स बी ऊपर जाएगा, देखो यहाँ से एक्स बी ऊपर जाएगा, यहाँ पर एक्स बी हो जाएगा, यह एक्स सी हो जाएगा और यहाँ पर एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये ए ऊपर गया तो एक्स ए एक्स बी और ये एक्स सी हो जाएगा। नीचे तो ऊपर नीचे जब नीचे एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेने के बाद ये सब कट जाएगा तो आंसर इसके बाद सीधा सीधा आंसर क्या बनेगा 1 आंसर बनेगा। आंसर कितना बनेगा इसका 1 आंसर बनेगा। ठीक है, मैंने बता दिया क्यों होता है। देखो नीचे डिवाइड करने के बाद ए ऊपर चला गया, इसका बी ऊपर चला गया, इसका सी ऊपर चला गया, यहाँ से एक्स इसके बाद एक्स बी सब कटने के बाद 1 आंसर बनेगा। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000064 की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6.4 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, 6.4 इंटू 10 की पावर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रिस्ट वॉच इज MRP 5000 इज अवेलेबल ऑन 2 शोरूम्स एट डिफरेंट प्राइस 40% एंड आफ्टर डिस्काउंट 50% ऑन MRP और एक सेकेंड ऑफरिंग है 80%। तो पहले हम दोनों पे डिस्काउंट निकाल, देखो दोनों पे डिफरेंस कितने का, देखो अगर मैं इन दोनों का डिस्काउंट की बात करता हूँ तो टोटल कितना डिस्काउंट दिया है उसने, आपके सब सोच रहे 90 का डिस्काउंट दिया है, कितना डिस्काउंट दिया है 90 का दिया, जबकि 90 का डिस्काउंट नहीं है। देखो इसके लिए अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100, 40 प्लस 50 माइनस 40 इंटू 50 अपॉन में 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 90 माइनस 20 70। ठीक है, ये एक्चुअली में 40 और 50 मिला के 70% डिस्काउंट है और ये कितना टोटल 80। तो 80 में से 70% डिस्काउंट का तो डिफरेंस है ही है इसमें, 80 में से 70% डिस्काउंट का तो डिफरेंस है। तो 80 में से 70 का डिस्काउंट करते हैं तो मेरे पास आता है 10% का डिस्काउंट। तो 5000 का 10% कितना होगा 500, 5000 का 10% कितना होगा 100, क्योंकि 50 प्लस 40, अब किसी ने ये करा 50 प्लस 40 90 90 में 80 का 10 तो 10 का, तो वो तो आप अगर रिजोल्व करोगे तो जबकि एक्चुअली में 40 और 50 का जो सक्सेसिव सिंगल डिस्काउंट बन गया था वो 70% डिस्काउंट बन के आएगा। किसी ने 90 करके वो 80, जब भी आंसर 500 लगाया तो आंसर ठीक है, पर तरीके के हिसाब से माना जाता है उसको 70% डिस्काउंट और सिंगल डिस्काउंट 70% डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिस्टम है ए और बी 12 और 15 मिनट में भरते हैं। ए 12 में भर रहा है, बी 15 में भर रहा है और सी खाली कर रहा है 10 मिनट में। तीनों का पहले देखते हैं कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60, 12 5 60, 54 60, 10 6 जा 60। जो एम्प्टी करता है वो क्या होता है, खाली होता है, हमेशा एम्प्टी करता है उसको क्या करना होता है, हमें खाली करना होता है, माइनस करना होता है। तो 60 लीटर पानी भरा था, किसमें से 5 प्लस 4 माइनस 6, 9 माइनस 6, 60 अपॉन में 3, कितना आ गया आंसर 20 मिनट्स। आंसर विल बी 20 मिनट्स। आंसर कितना है इसका 20 मिनट। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं।
A contractor can complete a piece of work certain number of men in 9 days. ठीक है, 6 of them remained absent. देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो मैन थे वो एक्स मैन थे, वो 9 डे में कर सकते थे कार्य, पर अब क्या हुआ 6 आदमी अपसेंट हो गए, तो अब काम 15 दिन में हो रहा है। सोल्व करने के बाद आपके पास कैसे, देखो 3 3 9, 3 5 15, 3x 5x माइनस 30, तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 15 आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो आंसर इसका आएगा 15। आंसर कितना आएगा इसका 15 आ रहा होगा। क्लियर है? वन प्लस, अब इसको अगर सोल्व करते तो ये बनेगा 196 अपॉन में 169, 13 प्लस एक्स अपॉन में 13, वो ये होता है 14 का, ये 13 का हो गया, 13 प्लस एक्स अपॉन में 13, 14 में 13 गया तो कितना बचा 1। आंसर कितना आ गया इसका 1 आया। सीधा सा क्वेश्चन था कि 1, इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है, एलसीएम लेके स्क्वायर रूट बन गया, 14 और 13 का बन गया, 13 13 कट गया, तो 14 इक्वल 13 प्लस एक्स सोल्व करने के बाद आ गया, क्या आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.3 प्लस 0.2 बार, इसको जोड़ के आएगा आपके पास 0.2 बार, इसको जोड़ के आएगा 0.5 बार, तो इसको छोड़ करके आएगा 5 अपॉन में 9, आंसर आएगा 5 अपॉन में 9, क्योंकि जब भी बार हटाते तो हम क्या लगाते नीचे 9 लगाते, क्या लगाते 9 लगाते। नेक्स्ट है 1 बाई एक्स वाई, और ये तो ऑप्शन से होना था 3 6 हो रहा था, बस जेड माइनस, देखो इनका डिफरेंस 3 नहीं था, इनका डिफरेंस 3, ये आपके पास 2 ऑप्शन थे, अगर मैं रखता 1 3 या 3 रख देता, देखो तो 3 3 6 यहीं बैठ रहा है। देखो अगर मैं y की जगह रख देता, देखो ये y है, y की जगह 6 रखता है, 6 और 6 रखता है, 6 6 12 होता, तो वो तो पॉसिबल बन ही नहीं रहा था ना, तो आपके पास आंसर से हो रहा 3 6 हो रहा था आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैली बाय सम चॉकलेट्स 10 रुपये पर चॉकलेट। देखो इसको ऑप्शन से भी करोगे तो बहुत प्यार से आराम से होगा, इसका आंसर 100 आएगा, इसका आंसर आएगा 100। क्यों, देखो उसने चॉकलेट खरीदी 100 की, तो 1000 रुपये हो गया, 1000 रुपये 20% प्रॉफिट हो गया, मतलब आपके पास, देखो मैं ला देता हूँ, 1000 रुपये 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट कितना होगा 200 का, और ऑप्शन से जा रहा हूँ, देखो 100 पंजे 500, 500 पे कितना प्रॉफिट हुआ 8% का, मतलब 8 40 हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना 40 का, 200 प्लस 40 कितना हुआ 240। क्यों सॉल्व करना, कितना बड़ा क्वेश्चन करना, तो आंसर इसका आ रहा है क्या 100, आंसर आ रहा है, आंसर विल भी आ रहा है इसका 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं हमारे पास 49 बोला था एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 8 रेशियो 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूड। दो एंगल, देखो जो क्वाड्रिलेटरल एंगल होते हैं उनका 360 होता है, तो उसमें बोला, देखो मैं मान लेते हैं, इनको जोड़ लेते पहले 6x 7 6 13 13 8 20 13 8 21 29 30 हो गया, 30x इक्वल 360, एक्स की वैल्यू 36/3 12 आ गई, ये 12 आ गया, तो ये आ गया तुम्हारे पास 72 84 अब 96 और 108। ठीक है 108 हो गया। तो अब ये बोला गया है कि साथ साथ में कि इसमें से कि दो एंगल ऑब्ट्यूज है, बिल्कुल है, 72 और 84 ऑब्ट्यूज है, बिल्कुल ठीक है। टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देखो अगर मैं बात करता इनको जोड़ता हूं तो 180 डिग्री होता है, और इन दोनों को जोड़ता तो भी 180 होता है, तो दोनों ही सही है, आंसर आ गया। इसे वन ऑफ दिस एंगल्स इज राइट एंगल, राइट एंगल तो कहीं है ही नहीं, तो आंसर कितना आ रहा है इसका, दोनों आंसर बोथ 1 और 2, आंसर कितना है बोथ 1 और 2। क्वेश्चन इनमें से कौन सा चाहिए 6%, क्योंकि 6 होगा 0.06 और 0.06 से 0.09 बड़ा होगा, आंसर आएगा इसका सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये होगा आपका मैथ का, अब सारे आंसर मिला लेना, एक बार टैली कर लेना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं आगे।
हम रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि रीजनिंग क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आएंगे, उनके आंसरों में मिला लीजिए। रीजनिंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर है कि ये फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स वाले का आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का इसका आंसर है 27:9 आना चाहिए। देखो क्यों आना चाहिए मैं बता देता हूँ। ये 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर हो रहा है, इसने कहा सेम पेयर, तो ये भी 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर हो रहा है, इस कारण ये आंसर इसका होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कुछ और लगाना चाहे तो मेरे ख्याल से कुछ और हो सकता है, नहीं तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि कई जगह को ऑब्जेक्शन हुआ है कि ये आंसर गलत है या इसका आंसर नहीं आना चाहिए, इसका आंसर कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, जबकि आंसर ये इस रीजन से ये होना चाहिए कि 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, तो आंसर 27:9 होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर आएगा जैमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलोमीटर वेस्ट। इसने पूछा है नेक्स्ट कि परफेक्ट डायरेक्शन अपोजिट 3 डॉट के क्या अपोजिट होगा, 3 डॉट के अपोजिट होगा। देखो 3 डॉट के अपोजिट होगा 6, क्योंकि एक अल्टरनेट छोड़ के होता है, तो आंसर इसका आएगा 6 आएगा। आंसर कितना आएगा इसका 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है P + R = 2Q, Q प्लस, इसका आंसर आएगा P + Q = R + A। आप इसमें वैल्यू मान लेते हैं, कोई ऐसी वैल्यू मान जिसके हो जाए, 2 मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 + 2, तो 2 × 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 + 2 मत मानो, आप 2 + 4 मान लो, ताकि इससे ईजी हो जाए। और अलग मान लो, सेम मत मानो। देखो 2 + 4 तो 6 बना लेंगे, 2 × 3 करेंगे, तो मेरे पास P की वैल्यू होगी 2, R की होगी 4 और Q की होगी 3 होगी। Q की मैंने मानी है 3, S की नहीं मानी, तो 2 की इसकी दे रखी, P की 2 दूनी 4, तो S की 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास S की वैल्यू मिल गई 1 मिल गई। अब देखो P + Q और P + Q क्या होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। R कितना, 4 + 1, 4 + 1, ये भी 5 हो जाता है। यही आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, और भी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आंसर आएगा 131। 132 का आंसर आएगा आपके पास Q and T। 132 का आंसर आएगा Q and T। इसने पूछा हाउ में कितने लाइन सेगमेंट है, इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट है, इसके अंदर है 18 लाइन सेगमेंट है। कितने लाइन सेगमेंट है इसके अंदर, 18। अगले क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आंसर बी आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आएगा, इसलिए देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर आएगा 5 आ गया। ठीक है, इसकी पूछी गई है क्या 137 की वाटर मिरर इमेज पूछी गई। मिरर इमेज इसकी आंसर आ रही है सी आ रही है, सी आ रही है। ठीक है, इसकी मिरर इमेज कितनी आ रही है, सी आ रही है। नेक्स्ट है इसका आंसर, इसका पूछा गया है कि इसमें से इससे रिलेटेड क्या करेगा, तो ये रिलेटेड करेगा। ठीक है, उसको उल्टा करके बस उसको भी उल्टा करके आंसर आ जाएगा आपके। अगले का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ से एक बना, फिर इसके बाद ये 2 बना, इसके बाद 3, इसके बाद ये देखो सीधे सीधे इस पे देखो ये हुआ कंप्लीट, इसके बाद सोल्व, इसका पूरा डब्बा बन गया, इसके बाद सोल्व करते आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका 1। अगले का आंसर आएगा डी ऑप्शन आ रहा है, 140 का डी ऑप्शन आ रहा है। 141 का ए आंसर आ रहा है। इसका देखो, इसका क्या आ रहा है, देखो पहले इसमें आंसर है 12 का डिफरेंस है, फिर इसके बाद है 20 का, तो इन दोनों के बीच में 8 डिफरेंस है। 12 8 20, 20 8 28, 35 और 28 होगा 63, आंसर आएगा 63। ठीक है, नेक्स्ट आंसर कितना आ रहा है आपके पास, आ रहा है 10 आ रहा है। कितना आ रहा है 10। 4 3 12, 6 2 12, 7 3 42, 14 3 42, 8 5 40, 10 4 40, 10 4 40, तो आंसर आएगा 10। अगला क्वेश्चन है, ये डिफरेंस के ऊपर चल रहा है। पहले इसके अंदर है 5 का डिफरेंस, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, तो आंसर आ जाएगा इसका 81। ठीक है, आंसर विल बी 81। इसका आंसर आएगा 2 स्टेप अबव हो जाएगा। ये 10 का स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 आएगा आंसर।
इसमें से बोला कि इसमें से कौन सा क्यूब इसका, देखो क्या होता है कि अगर मैं अपोजिट की बात करता हूँ, ए के अपोजिट फेस होगा 7, 4 के अपोजिट होगा पी और बी के अपोजिट होगा सी। मतलब ये अपोजिट फेस है और अपोजिट फेस कभी भी एडजेसेंट फेस नहीं होते। तो देखो अब ये बोल रहा है कि मेरे हिसाब से, तो अब यहाँ देखो बी और सी ये अपोजिट फेस है और अपोजिट फेस कभी भी एडजेसेंट नहीं होता, तो आंसर इसका आएगा सी आएगा। क्योंकि सुनो एक बार इसकी, क्योंकि बी और सी अपोजिट फेस नेवर एडजेसेंट, मतलब कभी भी एक दूसरे के पड़ोस में नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 148 का आंसर आ रहा है आपके पास। इसका आंसर आ रहा है आपका सी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट का आंसर आ रहा है कि इफ द 7, इसका आंसर है संडे आ रहा है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन 150 का आंसर आ रहा है आपके पास, बॉयज क्लास और गर्ल्स का आंसर आ रहा है ओ डी, ठीक है। ये सारे मैथ और रीजनिंग का आंसर हो गए। आई होप सो आपके ये सारे आंसर ठीक होंगे। जो भी आपको डाउट हो उसमें लिख देना कि ये डाउट था मेरे क्वेश्चन का, ये मेरा सॉल्व हो गया। ये वीडियो मतलब ये वीडियो हम लोगों के लिए, आपके लिए इसलिए बनाया गया कि आप लोगों को कोई भी डाउट था वो करेक्ट हो जाए। कोई भी भाई डाउट था मेरा सोल्व हो गया, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मेरा सोल्यूशन मिल गया मुझे मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। आप अपने नंबर्स मैथ और रीजनिंग में कितने करेक्ट हो वो मुझे एक बार इसमें कमेंट में करके बताइए, ठीक है। थैंक यू, आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों। हम 9 जनवरी के पेपर का क्लास 9 का इंग्लिश का सेशन करेंगे अभी। तो सेक्शन बी है, इंग्लिश का करेंगे। चलो यहाँ देखते हैं, ये पहले पोएम आई हुई है, इंग्लिश का पोर्शन निकालेंगे। ये पोएम आई हुई है। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द पोएम। तो अब इसमें देखेंगे हम कौन सा इसमें नॉट ट्रू है, तो कौन सा गलत दिया गया है। चलो अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो पहले का आंसर है जो पहले का आंसर देखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है कौन कौन से करेक्ट हैं। तो ये लिखा है यहाँ पे, द पोएम इज रिटेन इन फर्स्ट पर्सन एंड नैरेटिव स्टाइल। सेकंड है यहाँ पे, द पोएम एंड्स विद फिलोसॉफिकल एंड आइडिया दैट। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ इसका 51 का आंसर होगा ये फोर्थ, द पोएम इज रिच इन इमेजिनरी। एंड सेकंड पर आते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं आंसर क्या होगा। ये होगा थर्ड नंबर का होगा इसका आंसर। और 53 पर आते हैं, 53 का क्या होगा,
53 का होगा सेकंड नंबर, जो सेकंड पॉइंट है ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा इसका सेकंड पॉइंट होगा आंसर इसका होगा। इसके बाद 54 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा, तो इसका 54 का आंसर होगा थर्ड नंबर। और इसके बाद आते हैं 55 पर। 55 का आंसर इसमें है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, इसमें राइम स्कीम पूछा गया है, तो यहाँ पर देखते हैं पोएम में, देखते हैं राइम स्कीम कैसे पता चलेगी। तो पोएम को निकालेंगे एक बार, ये रही हमारी पोएम। तो इसमें है अबे, इसे ए यहाँ पे ए पॉइंट बन गया, इसे ए है, ऑल डे ए है, डोर बी, मोर बी, तो ए बी बी यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो ए बी बी का बन रहा है। तो इसका राइम स्कीम जो है, इसका जो राइम स्कीम है तो ऑप्शन नंबर 2 में बन जाएगा। इसका जो राइम स्कीम है ऑप्शन नंबर 2 में बनेगा ए बी बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर का ए बी बी। चलिए आइए अब आते हैं 56 पर क्या कह रहा है, 56 को देखेंगे। 56 में a lot of people want to become successful, तो इसमें a lot of people की बात हो रही है, but only make the great, तो इसमें आंसर इसका होगा फर्स्ट, few आ जाएगा यहाँ पे। 57 क्वेश्चन नंबर 57 पे देखेंगे एवरीबडी, तो एवरीबडी इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब, तो इसमें आंसर हो जाएगा इज। सिंगुलर तो यहाँ पे हैज भी है तो हैज नहीं आएगी क्या, यहाँ पे इज हो जाएगा। सम ऑफ दीज फैक्ट्स, तो यहाँ पे सम की बात हो रही है, तो 58 में क्या हो जाएगा, ये आर आ जाएगा, वर्ब आएगी इसमें आर। चलिए और देखते हैं 59 सी सैड, ये यहाँ पे नरेशन दिया गया है, सी सैड डोंट वेस्ट योर मनी, तो यहाँ पे सैड को टोल्ड में चेंज किया गया, यहाँ पे द बॉयज है तो वो किसी से तो कहेगा, नरेशन है तो यहाँ पे सी टोल्ड द बॉयज, उसने क्या किया कि उसने लड़के से कहा, लड़कों से कहा, तो यहाँ पे जो डोंट वेस्ट योर टाइम, ये है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट टू वेस्ट देयर मनी, क्या हो जाएगा, नॉट टू वेस्ट देयर मनी। क्वेश्चन नंबर 60, यू हैड टू, ए नहीं होगा, यूज्ड टू, ए नहीं, माइट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, नीड टू, यू नीड टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, तो इसका आंसर होगा, इसमें ए भी हमें यहाँ पे नरेशन दिया गया, द बॉय सेड टू देम लेट मी वर्क नाउ, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, इफ़ ही कुड वर्क देन, नाउ का देन में चेंज हो जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 62 पर, 62 पर आते हैं, एट दिस टाइम टुमारो बी विल हैव प्रेजेंटिंग, हैव बीन प्रेजेंटिंग, हैड बीन प्रेजेंटिंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शैल बी प्रेजेंटिंग, क्या होगा, शैल बी प्रेजेंटिंग। चलिए अब आते हैं हम 63 पर, ओनली वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पे है वन ऑफ द बॉयज, तो किसी एक लड़के की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगल यूनिट है तो कैन कुड हैज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। 63 का आंसर हो जाएगा हैज, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अब आते हैं हम 64 पर, 64 पर है आई हैव सीन, तो यहाँ पे फ्यू, आ फ्यू, सेवरल दिया गया, इनफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफ।
चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 पर ईच ऑफ द, यहाँ पे ईच दिया गया, ये ईच यहाँ पे प्रोनाउन है, ईच यहाँ पे प्रोनाउन है। वैसे तो ईच एडजेक्टिव भी होता है, तो ईच यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है और ईच के बाद यहाँ पे ऑफ का यूज, ये प्रीपोजिशन है। तो ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे क्या आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉज। चलिए अब इसे देखते हैं, 66 को देखते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अब इसमें जो डिक्शनरी ऑर्डर देखना है, इसका क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ इसे डिक्शनरी में बना दिया, तो 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 67 पर। ये जो उसमें पूछ रहा है यहाँ पे, ये बताइए ये जो बट दिया गया, ये बट है क्या, मेक नॉक एट द डोर। तो यहाँ पे ये जो बट क्या है, प्रीपोजिशन होता नहीं, वर्ब एडवर्ब नहीं है, क्या होगा, कंजंक्शंस होगा। क्या होगा यहाँ पे, कंजंक्शंस होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 68 पर आते हैं। 68 कहाँ है, चलिए 68 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा टेंस है। तो द बेबी हैज है, तो हमारा इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये नहीं होगा सिंपल पास्ट। द बेबी हैड ब्रोकन, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, द बेबी ब्रोक द गिलास, इसका करेक्ट ये होगा। 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। ब्रिक है, ब्रिक का ब्रोक हो जाता है, ब्रिक का ब्रोक हो जाता है सेकंड फॉर्म। तो चलिए आइए यहाँ पे 69 देखते हैं। द फ्रेज वेदर द स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तो आर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, 69 का ये हो जाएगा। अब 70 देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट हैज़ द राइट रीअरेंजमेंट। तो इसमें रीअरेंजमेंट करना है, क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट इसमें हो जाएगा पुअर अर्बन प्लानिंग, तो ये हो जाएगा 3rd। 70 का हो जाएगा 3rd। चलिए आइए 71। अब 71 में वो पूछ रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा है इसमें से। तो ये है ओपन द विंडोज, ये यहाँ पे क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए अब आते हैं 72 पर। 72 में देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज द वर्ब एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट। तो 72 का आंसर क्या होगा, व्हाट टाइम डज द न्यूज स्टार्ट, इसका ये होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका, 72 का 2। 73 देखते हैं, इसका क्या आंसर होगा। चूज द ऑप्शन दैट हैज़ द राइट रीअरेंजमेंट। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसमें क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बन जाएगा, पॉल्यूशन इफेक्ट्स नहीं होगा, हेल्थ इफेक्ट्स नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4th। 73 का 4th हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 74 को देखेंगे। 74 को, एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एनालॉजी, तो इसमें हमें करेक्ट एनालॉजी बतानी है कौन सी होगी। तो 74 का आंसर क्या होगा, इसका ये होगा नहीं, पहली का ये नहीं होगा, ब्रांच वाला नहीं होगा, तो इसका 74 का 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 75 में क्या करना, हमें आइडेंटिफाई करना है प्रेडिकेट पार्ट को। तो हमें जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट
दो ही पार्ट होते हैं सेंटेंस के। तो यहाँ पे वो कह रहा है ही थिंक्स दैट ही हैज़ फिनिश्ड द कोर्स। तो इसके बाद यहाँ पे जो प्रेडिकेट पार्ट है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4th नंबर का। यहाँ से ये तो ही क्या है हमारा, ही है सब्जेक्ट, और आफ्टर दैट ये जो पार्ट रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा। कौन सा पार्ट कहलाएगा, प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा। Now we are doing solution of social science. First question, an FIR is filled with the answer is the police. Second question, what was the reason for the hanging of the सिपाही मंगल पांडे? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन फर्स्ट फॉर रिफ्यूजिंग टू यूज ऑफ द ग्रीस्ड कार्टेज, इसके लिए किसी को भी हैंग नहीं किया जा सकता है, तो आंसर विल बी सेकंड। फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफ हिज ऑफिसर्स। थर्ड क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आंसर विल बी ओडिशा। Now move fourth question. Forest help in maintaining a balance of oxygen and carbon dioxide. Option second is the right answer. What are the devotees of Vishnu called? It is called Vaishnavs. अगर यहाँ पे अलवर होता तो आपका आंसर अलवर ही होता, वैष्णव। Nayanars are devotees of Shiva. Question number 6. The method used to extract oil from the earth is called is drilling. Now move to question number 7. The Child Marriage Restriction Act was passed in 1929. Option number 4. In future classes you will be read as a Sharda Act. Give an example of shaft mining. It is the deep bores. Surface mining we call quarrying. एंड ऑफ शोर ड्रिलिंग होती है सी के लिए। MLAs are elected representative of state legislative assemblies. Question number 10. Separation of religion from the state is referred as the secularism. It is very easy question. The first successful modern textile mill in India was established in Mumbai. The year was 1954. Second was established in Ahmedabad. Third one is Kanpur. Question number 12, 112. Which of the following is not an example of groundwater? Hand pumps, through wells, submersible pumps, they all are the groundwater. जो example नहीं है, this is the question number, answer is the first. The monazite sands of Kerala rich in, it is the answer second, thorium. ये monazite thorium का ore है, it is the ore. Which level of judiciary cannot send a person to jail? आंसर विल बी न्याय पंचायत। ये सिर्फ निपटारा करती है, जेल नहीं भेजती है। 115. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल? नॉट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नॉट पूछा गया है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, दे हैव डेफिनेट केमिकल, हो सकते हैं। दे आर इनएग्जॉस्टिबल,
जो कि ये नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स आर कमर्शियल यूज इज नोन एज, इतना इजी क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर फॉर द एक्वेटिक यानी फिशेस के लिए होता है, सेरिकल्चर सिल्क के लिए, एंड वेटिकल्चर फॉर द ग्रेप्स। वेरी इजी क्वेश्चन। Industry which process raw material obtained from ocean is called marine based industry is the right answer. Which of the following are fundamental rights? Quality, exploitation, freedom, all are the fundamental rights. Contaminated water cause jaundice, जिसको हम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। Who gave the call back of Vedas? Swami Dayanand Saraswati is the right answer. What makes an object a substance or resources? तो क्वांटिटी का इसमें कोई काम नहीं है। यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी मेक रिसोर्स, तो आंसर विल फोर्थ इज द राइट आंसर। सिविल लॉ डज नॉट डील, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे नॉट नहीं लगना चाहिए था। प्रॉपर्टी, सिविल लॉ डील करता है प्रॉपर्टी मैटर्स के साथ। रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर, ये तीनों ही क्रिमिनल लॉ से बिलोंग करते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे ने अगर इसका आंसर लगाया मर्डर या थेफ्ट या रॉबरी कुछ भी लगाया है तो उसको कंटेन नहीं किया जाएगा, इसका आपको नंबर मिल जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। 123, जस्टिस सच्चर कमेटी वॉज सेटअप टू लुक इनटू मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2005 में। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 124, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? दैट इज सी राजगोपालाचारी। अगर यहाँ पे सी राजगोपालाचारी की जगह माउंट बैटन होता तो आपका आंसर उसमें टिक माउंट बैटन होता। लास्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हाउ मैनी मेंबर्स इन राज्यसभा? देयर आंसर विल बी 12, इसका आंसर 12 है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसमें मैक्सिमम मार्क्स लिए होंगे। चलो बच्चों, हम लोग साइंस का पार्ट करते हैं, ठीक है। 76 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, बट इसने बताया कि सबसे ज्यादा इग्निशन पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर किसका होता है। जो ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा इग्निशन पॉइंट किसका होता है। कैरोसिन का होता है, ये तो बहुत जल्दी जल जाता है तो इसका इग्निशन पॉइंट तो हाई होगा नहीं। पेट्रोल का, ये भी जल्दी से आग पकड़ लेता है, इसका भी नहीं होगा। एल्कोहल का, एल्कोहल भी जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो सबसे ज्यादा इग्निशन पॉइंट किसका होगा? कोल का। तो कोल ये राइट आंसर है, यानी कि जिस बच्चे ने सी इसका ऑप्शन किया है सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 और 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग आपको एक्स वाई और जेड बताना है। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि X इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेम टू सेम करा रखा कि X को हम अगर कैरोसिन में स्टोर करेंगे तो वो कौन सी चीज होगी, किसको हम X मतलब कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो बताओ, हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है वाई कैच फायर ऑन एक्सपोज एंड स्टोर्ड इन वाटर। अगर हम उसको उसे एयर में छोड़ दें तो जल्दी से एक्सपोज हो जाएगा, और हम इसको किस में रखते हैं? वाटर में स्टोर करके रखते हैं। तो वाई क्या होगा? वाई आपका
पोटेशियम हो जाएगा, क्योंकि वाटर में किसको रखा जाता है, पोटेशियम को। फिर जेड रिएक्ट विद, अब देखो दो, अब सोडियम और पोटेशियम आ गया, देखो सोडियम और पोटेशियम किस में रखा, सोडियम इसमें दे रखा है, चलो ठीक है, सोडियम इसमें भी दे रखा है, सोडियम इसमें है ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो चले ही गए। अच्छा लास्ट में सोडियम, तो जेड सोडियम हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो जेड रिएक्ट विद स्लोली वाटर, स्लोली वाटर के साथ में स्लोली कौन रिएक्ट करता है, एफ ही करता है, बताओ। राइट आंसर इज बी, ब्रावो इज द राइट आंसर, यानी कि जो सेकंड बच्चों ने किया है, जिसका आंसर सेकंड किया है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, बी का मतलब जो दूसरे नंबर पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 कह रहा है क्रॉप रोटेशन इज परफॉर्म टू, क्रॉप रोटेशन क्यों करनी चाहिए भाई, इंप्रूवमेंट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सेव द नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स, हेल्प इन वीड्स कंट्रोल एंड पेस्ट कंट्रोल। देखो ये बात तो सही कह रहा है कि इंप्रूव द फर्टिलिटी, क्योंकि एक फसल के बाद हमें अपनी फसल को चेंज कर देना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि आप अगर एक फसल को उगा रहे हो तो उसके बाद आपको दलहन कुल के पौधे उगाने चाहिए, लेगुमिनेसी प्लांट उगाने चाहिए, क्योंकि वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। सेव द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ये भी बात सही है, ठीक है। हेल्प इन वीड कंट्रोल एंड पेस्ट, नहीं, क्रॉप रोटेशन से ये चीज़ तो नहीं होती है भाई, आपके वीड कंट्रोल नहीं होंगे या फिर जो पेस्ट है वो भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ए और बी सही है, इसका ए और बी सही। देखो ए और बी किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। चलो 79 क्वेश्चन करते हैं, और 79 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम इन विच मेल आर एक्स वाई, बिल्कुल सही है। मेल क्या होता है, एक्स वाई। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लासरूम में करा रखा है कि मेल सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल का एक्स वाई और फीमेल का क्या होता है, फीमेल का एक्स एक्स होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रखा है, फीमेल एक्स एक्स, ये तो इन्फॉर्मेशन दे ही रखी है। इन फाउंड इन ऑल किस में पाया जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, या फिर एनिमल्स में पाया जाता है, या वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, या मैमल्स में पाया जाता है। अच्छा ह्यूमन बींग किस में आता है, मैमल्स में आता है। जिस बच्चे को ये पता था ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं वो इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। किस में आते हैं, मैमल्स, तो इसका मैमल्स सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डेल्टा डी इज द राइट आंसर, ओके। तो इसका मैमल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, ये प्रॉपर्टी है मेटल की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एक्सेप्शन एंड कट विद नाइफ। बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको क्लासरूम में कराया मैंने बताया था। एक वैसे मेटल जितने हैं जनरली उनकी प्रॉपर्टी होती है वो हार्ड होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो एक्सेप्शन है ना, और वो कौन कौन सा, सोडियम और पोटेशियम। तो पोटेशियम ऑप्शन में नहीं, तो राइट आंसर इज सोडियम। बताओ, सोडियम इज द राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, आई होप आप लोगों ने इसको सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आई एम ए सोर्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, मतलब कोई कह रहा है मैं एक सिंथेटिक पॉलीमर हूँ। आई एम मिक्सचर ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, है ना, मैं बहुत ज़्यादा कार्बन कंपाउंड का मिक्सचर हूँ। विच कैन आई एक्सप्रेस बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आई हु आई एम, मैं कौन हूँ। हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है, और आप बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किसको अलग करते हैं, क्रूड ऑयल को करते हैं। तो क्रूड ऑयल किस में आता है, यानी पेट्रोलियम क्या है, एक प्रकार का क्रूड ऑयल है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल, तो इस पेट्रोलियम से हम अलग करते हैं। तो राइट आंसर इज द पेट्रोलियम। चार्ली इज द राइट आंसर। बताइए सी इसका सही आंसर है। 82 क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, इट इज ईजियर टू स्विम इन द सी वाटर देन इन रिवर वाटर, मतलब रिवर वाटर की अपेक्षा कह रहा है कि जो स्विम इन द सी वाटर में तैरना आसान होता है रिवर वाटर से। क्यों, सी वाटर जब मोर डेंसर देन रिवर वाटर, सी वाटर हैज वेव्स, नहीं ये क्या बात है, सी वाटर हैज वेव्स, क्या नदियों में वेव्स नहीं होती है। सी हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, हाँ ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर
का मतलब ये तो नहीं ज़्यादा पानी है तो हम तैर नहीं सकते। सी वाटर इज लेस डेंसर देन, ये भी बात नहीं सही। तो इसका क्या है, सी वाटर इज मोर डेंसर, ज़्यादा डेंसर होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। आपने मैंने पढ़ाया था, बताइए अगर हम किसी भी पानी में अगर नमक की मात्रा बढ़ा देते हैं या सॉल्ट इसमें डिजॉल्व कर देते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपके समुद्र के पानी में आप क्या कर सकते हो, उसमें कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होती है ना, सॉल्ट की ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया था और ये पढ़ाया हुआ एकदम इजी क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, ए सेल कन्वर्ट्स, जो सेल होते हैं घरों में आपने सेल देखे ना, विद्युत सेल, जो विद्युत सेल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर केमिकल होता है। क्या होता है, केमिकल होता है। और ये केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो बताओ कौन सा है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी आंसर सही है। देखो सारे क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना भरी है जो इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में चेंज कर रहा है, भैया केमिकल भरा हुआ है। केमिकल जब आप बताओ सेल को आप टॉर्च में डाल दो तो लाइट जलने लगती है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। इसका मतलब जो केमिकल था किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ब्रावो इज द राइट आंसर। चलो देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है आपका। द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म पूछ लिया। एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिशन डायोड, लेयर इमिशन डायोड, लेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइस। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। जिन बच्चों ने ए किया है सही है, लाइट इमिटिंग डायोड होगा। क्या होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। Which of the following statement about the plastic is true? अच्छा ट्रू पूछा है, क्या पूछा है, ट्रू। इनको आप लोग अंडरलाइन कर, आपने किया होगा ऐसे। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है, जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक इज ट्रू, प्लास्टिक के उसमें कौन सा ट्रू है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ द मोनोमर्स, ये बात तो सही है, ठीक है, क्योंकि जितने सारे प्लास्टिक होते हैं सेम अरेंजमेंट थोड़ा ना होता है किसी का, है ना। तो ये तो बात सही है। मेलामाइन रिस्ट्रिक्ट्स फायर कैन टॉलरेट हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक, ठीक, ये भी कह रहा मेलामाइन बिल्कुल, क्योंकि जितने ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसके बने होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक विद द क्रॉस लिंक मोनोमर्स एंड आल्सो नोन, ये भी बात सही है। द एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इज लिमिटेड, नहीं बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इसका कौन सही हो रहा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही हो रहे हैं। देखो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही, लेकिन लिमिटेड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इनकी एप्लीकेशन लिमिटेड है, तो ये गलत है। तो इसका बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी हमसे ट्रू ही पूछा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसमैच पेयर। देखो जब मैं इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इसमें से कौन सा पेयर मिसमैच है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती, बिल्कुल सही है, टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है, ये भी बात सही है। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं ये भी सही दे रखा है, ठीक है। तो लेकिन ये जो पैंक्रियाज होता है ये इंसुलिन, कौन सा हार्मोन निकालती है, इंसुलिन, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन नहीं निकालती है। तो हमें मिसमैच बताना था, इसका आएगा सी, मिसमैच पेयर कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 87 नंबर है और 87 क्या है, देखा एक क्यूब ऑफ साइड 2.2 मीटर rested on the floor as saw in the that the cube has mass 50 kg, the pressure exerted by the cube on the floor is, कितना प्रेशर उस पर exerted होगा, कितना प्रेशर उस पर लगाया जाएगा। अब पहले ये बताओ ये क्या दे रखा है, एक साइड दे रखी है और क्यूब का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 0.2 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.04 आ जाएगा भाई, 2 डिजिट के बाद, तो 2 2 4 और 1 2 ये एरिया आ गया, क्या आ गया, एरिया। अच्छा जी क्या दे रखी है, 10 न्यूटन दे रखी है। आप बताओ फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का होता है m इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और यहाँ पर
जो आपका मास दे रखा है बेटा, दे रखा है मास दे रखा है 50 kg, एक तो क्वेश्चन में ही गिवन है आपका, तो 50 इंटू, और जो ए है या इसको जी, भाई ग्रेविटी है तो जी 10, तो कितना आ जाएगा, ये न्यूटन आ जाएगा। अब बताओ ये क्या होता है, प्रेशर क्या होता है भाई, हमने बताया था फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कितना है न्यूटन, और एरिया कितना है 0.04। अब 2 डिजिट के बाद 10 है, हटा देंगे 2 0 बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10 और 00, तो कितना आ जाएगा 12500 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट है न्यूटन में। तो डी इज द राइट आंसर। आपको ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डी में दिख रहा है। हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना था, और उसमें आपका एरिया, उसमें आपको सबसे पहले एरिया निकालना था, क्योंकि इसकी एक साइड दे रखी है। तो फिर आप निकाल लेते क्या, फोर्स निकाल लेते, किससे, mg से, क्योंकि g की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जो फोर्स आ जाता है तो प्रेशर की फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि उसने क्या पूछा, प्रेशर एग्जर्टेड, तो प्रेशर कितना आएगा, डेल्टा, डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। 87। चलो 89 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, रिफर टू द गिवन फिगर P एंड Q, हाउ डू रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस इन P differ from those produced in Q in term of reproduction and their modes of storage। देखो जो फर्स्ट फिगर है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव है, किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव का है, और जो सेकंड फिगर है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का है। अब इनकी स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। इनके स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, कह रहा है मेच्योर सेल ऑफ पी कैन गेट स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक where Q is only immature cells remain stored। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो कि फीमेल के अंदर सिर्फ इमेच्योर सेल्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया है ना, ऐसा नहीं है। फिर कह रहा P प्रोड्यूस फ्यूअर रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड Q डज, लिखा P प्रोड्यूस फ्यूअर रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्या P में सिर्फ कुछ मात्रा में रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, Q में नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस P डू नॉट स्लो मोबिलिटी। अच्छा ये बताओ, दिखाएं रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस बाय P, जो P के द्वारा है वो उसमें स्लो मोबिलिटी होती है। भाई स्पर्म, आप बताओ स्पर्म वजाइनल ट्रैक के थ्रू कहाँ, आपके फाइलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन था। तो अगर उनका मोबिलिटी स्लो हो तो क्या वहाँ तक जा पाएंगे, नहीं, ये भी गलत, स्लो नहीं होती है, फास्ट होती है, किसके कंपेयर में, और ओवा को थोड़ा ही चलना पड़ता है। अच्छा तो ये भी हमें कुछ समझ नहीं आया। क्यों कह रहा है, क्यू प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर लॉन्ग पीरियड इन द इंडिविजुअल्स लाइफ स्पैन देन द P डज, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा फोर्थ आएगा, क्या आएगा, फोर्थ आएगा इसका आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ किया वो सही है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, ए टॉय कार रिलीज विद द सेम इनिशियल स्पीड विल ट्रेवल फास्टर ऑन, किस में चलेगी भाई बताओ। अच्छा फास्ट किस में चलेगी, मड्डी में चलेगी, क्योंकि नहीं फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसमें चलेगी, सीमेंटेड में नहीं। अच्छा पॉलिश और मार्बल चिकना होता है, यहाँ पर ज़्यादा चलेगी, इसका बी आंसर सही होगा। जिन बच्चों ने बी किया है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या कह रहा है, ठीक है। इनको सबको आपको मैच करना है अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको ट्रू बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। येलो फ्लेम आर आइडियल फॉर द हीटिंग, क्या ये आइडियल होती है ना। येलो फ्लेम आर आइडियल फॉर द हीटिंग द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव्स फ्लेम, ये बात तो सही है, ये भी बात सही है, ठीक है। ल्यूमिनस जोन कंटेन अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, जो ल्यूमिनस जोन होते हैं वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स उसमें होते हैं, नहीं। जो ल्यूमिनस जोन होते हैं उसमें अनबर्न पार्टिकल नहीं होते हैं। द नॉन ल्यूमिनस जोन हैज हाईएस्ट टेम्परेचर, क्या जो नॉन ल्यूमिनस जोन है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बिल्कुल। जो नॉन ल्यूमिनस बिल्कुल कह सकते हैं, तो इसका आएगा सेकेंड, बी इज द राइट आंसर, क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which type of organism live in the body of primates and digest wood cellulose, converting it to soluble carbohydrate। यानी कह रहा है कि जो हमारे बॉडी में रहते हैं, लिविंग के शरीर में रहते हैं, और वो कहते हैं सेलुलोज को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। तो वो कौन से हैं, प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआ, क्योंकि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रोटोजुआ ही होता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सेम का सेम कराया था, सिर्फ इसको फिगर को घुमा दिया है बस। अच्छा बताओ, ये हमने बताया था आपको, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो है ना, ये इंसिडेंट रे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी तो इस पर पड़ेगी, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो ऐसे सीधे नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो बताओ अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होगा, इक्वल होंगे, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपस में इक्वल होंगे। तो जितनी वैल्यू इंसिडेंट एंगल की होगी उतनी वैल्यू किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल की होगी। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब बताओ अगर ये P यहाँ से देख रहा है, इस बिंदु से देख रहा है, तो A को किस बिंदु से देखना चाहिए तो इक्वल हो जाएगा। बताओ अगर मतलब किस पॉइंट से देखूं तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल आए, तो बताओ कहाँ से देखना पड़ेगा, मैं यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें कि यहाँ से, अब बताओ कहाँ से देखना पड़ेगा, कि क्या लगाया आपने भाई, इसको देखना पड़ेगा आपको A पॉइंट से, तभी तो दोनों इक्वल होंगी। इसको कहाँ से देखना पड़ेगा, A पॉइंट से देखो, देखो A पॉइंट से देखो, इसको देखो तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं, ये एंगल इंसिडेंट हुआ, मान लेते हैं ये 45 का है तो ये भी तो 45 का होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ए। ये देखो तभी ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल, बस इसको इमेजिन कर लो, ये ऐसे था, इसको घुमा दिया है, ठीक है। तो कहाँ पर जाएगी ये रे, कहाँ जाएगी, ए पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी, ए। जिन बच्चों ने ए लगाया, फर्स्ट ऑप्शन लगाया, वो सही है। जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, सिंपल है ना। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, ठीक है। लाउडनेस किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं, राइट। किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्मेड बाय इट शिफ्टेड, कहाँ, अवे फ्रॉम द लेंस, फर्स्ट अवे एंड देन टूवर्ड द लेंस, टूवर्ड द लेंस, फर्स्ट टूवर्ड एंड देन अवे फ्रॉम द लेंस, कहाँ की तरफ शिफ्ट होगी, तो ये टूवर्ड द लेंस शिफ्ट होगी, कहाँ होगी, टूवर्ड द लेंस शिफ्ट होगी, ठीक है। क्योंकि किसकी बात कर रहा, कॉन्केव लेंस की बात कर रहा। अगर यही कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स तो आता ऑल अवे फ्रॉम द, और ये कह रहा कॉन्केव लेंस की बात कर रहा, तो क्या आएगा, टूवर्ड द लेंस, क्या आएगा, टूवर्ड द लेंस, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the applied force is double, जब ऐसे समझो ये कोई वस्तु है, इस पर हमने फोर्स को अप्लाई कर दिया, पहले फोर्स लगाया, फिर फोर्स को डबल कर दिया, फिर भी ये रेस्ट में है, रेस्ट में चलिए, ठीक है। देखो ना कह रहा ऑब्जेक्ट इज स्टिल द रेस्ट, अभी भी रेस्ट में, द फ्रैक्शन बिकम, इसका मतलब इसको कौन रोके हुए, फ्रैक्शन रोके हुए। अगर फ्रैक्शन कम हो जाता तो ये चल देती, तो फ्रैक्शन भी कैसा हो गया भाई, फ्रैक्शन भी डबल हो गया होगा, तभी तो इसको रोक रखी इसने, तो फ्रैक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया। इसका आएगा डी, सॉरी डबल, यानी ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है इसका। जिन बच्चों ने ए लगाया है वो सही है, ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन 96 कह रहा है, इस स्टेटमेंट में आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के उसमें इनकरेक्ट बताना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस किस में होती है, इसको बताओ मेटामॉर्फोसिस किस में होती है, तो जो आपके मैमल्स वगैरह दे रखे उसमें तो होती ही नहीं है, ठीक है। ये मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में होती है। अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सही है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेशंस ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट, नहीं, ठीक है। क्या बता रहा है, इनकरेक्ट बताना है ना, हाँ हाँ ये तो सही है भाई। लार्वा किस में बनता है, जो लार्वा होता है फ्रॉग का लार्वा है ना, वो किस में बन जाता है, एडल्ट बनता है, किस प्रक्रिया द्वारा, मेटामॉर्फोसिस द्वारा बनता है, ये तो सही है, ये तो सही है। अगला है, इन ह्यूमन बीइंग मेटामॉर्फोसिस डज नॉट अकर, बिल्कुल सही बात, ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है मेटामॉर्फोसिस की क्रिया। क्या ह्यूमन बीइंग मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा बड़ा होता है, नहीं, ये भी सही है ना, ये भी सही बात कह रहा। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई कंप्लीटेड इन द 4 स्टेट, हाँ बिल्कुल, पहले इसका लार्वा होगा, फिर प्यूपा आएगा, फिर इसका एडल्ट बनेगा, और यही इसका होता है। तो लार्वा नहीं, पहला एग होता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। पहले क्या होगा, पहले एग देगी, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट, तो ये भी बात सही है। तो गलत क्या हुआ, ए टैडपोल हैच आउट ए क्रिजिबल टू एडल्ट फ्रॉग ऑलमोस्ट ऑल रिस्पेक्ट, नहीं, ये है इसका कैसा इनकरेक्ट बताना था, तो इसका 4th इज इनकरेक्ट, यानी चौथा इसका क्या है,
इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आपको बताना है इसमें, ये एक प्रकार का वैसे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन लेकिन जीके का है, सॉरी साइंस का, साइंस में दे दिया रीजनिंग टाइप का। स्टडी द गिवन, हाँ ये पढ़ो, स्टडी द गिवन केयरलेसनेस, पढ़ो क्या लिखा, हर ट्रीटमेंट स्टेरिलाइजेशन किसके द्वारा होता है, वैक्सीनेशन किसके द्वारा होगा, यानी कि हर ट्रीटमेंट स्टेरिलाइजेशन के द्वारा होगा। तो वैक्सीनेशन किससे संबंधित है, देखो वैक्सीन क्या करते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ना। तो ये होता है ये होगा इम्यूनाइजेशन होगा, क्या होगा, इम्यूनाइजेशन होगा, इसका बी सही है, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि जो वैक्सीन होते हैं हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रीफिलिंग गिवन द, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द रफसिंग गिवन द टर्म दैट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली इन स्प्रिंग। देखो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो हम मतलब ट्रेडिशनल मेथड करते हैं तो एक तो हम ऐसे मतलब वो करते हैं, फेंकते हैं बीजों को, लेकिन जो हम एक स्प्रिंग करते हैं उस टेक्निक को क्या कहते हैं, जो सॉइल में हम करते हैं, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही होगा, ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या दे रखा है, हाँ ये देखो, ए रबर सकर व्हेन प्रेस्ड, जब हम उनको प्रेस करते हैं ऑन द सरफेस स्ट्रिक इट बिकॉज, क्यों चिपक जाता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण, नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट, बिल्कुल सही, जब इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है तो वो चिपक जाता है। देखा आपने देखा होगा जब कोई सकर्स होते हैं चिपक जाते हैं, किस लिए चिपक जाते हैं, क्योंकि उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 100 के ऑप्शन नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, किस पे लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट। इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन मैं इसके ऑप्शन आपको बता, इसके ऑप्शन थे, पहला था एम्पलीट्यूड, इसका पहला ऑप्शन था एम्पलीट्यूड, और इसका दूसरा ऑप्शन था टाइम पीरियड, और इसका थर्ड ऑप्शन था आपका फ्रीक्वेंसी, और डी ऑप्शन था फोर्थ स्पीड। किस पे डिपेंड करता है, जल्दी से बताइए, ये इसमें आप लोगों ने क्या कर रखा है, जल्दी से बेटा बताइए कि जो लाउडनेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आएगा एम्पलीट्यूड, क्या आएगा, एम्पलीट्यूड। जिन बच्चों ने ए कर रखा है ये राइट आंसर है, एम्पलीट्यूड। तो ये थे हमारा सोल्यूशन था सैनिक स्कूल का, ठीक है, जो 9 जनवरी को पेपर हुआ। तो आई होप आप अपने ये क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए और स्कोर एक बार कमेंट करिए कि आप लोगों के कितना स्कोर आया है। साइंस में मैथ्स का, जीके का और इंग्लिश का सारे क्वेश्चंस को आप मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आए हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा करें और आपका सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ में इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।